हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना जो जिसमें रोशन सर और बीटू झा सर पढ़ाते हैं, उन लोग के द्वारा यह निकाला गया है। जो कि इसमें प्रैक्टिस सेट के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है जो कि हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक वाइज इसमें दिया गया है। तो हम एक फिजिक्स का कंप्लीट करा दिए हैं, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से वीडियो का प्लेलिस्ट दे दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आज हम आपको केमिस्ट्री का देखने वाले हैं, जो कि केमिस्ट्री का हर टॉपिक वाइज क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। इसमें जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया अगर आपके एग्जाम में उससे पूछ दे तो आप बना पाएँ। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको केमिस्ट्री से देखने वाले हैं, जो कि केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक जो दिया गया है, द्रव और उनके गुण दिया गया है। इसके बारे में देखने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि वाष्पन विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि वाष्पीय विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग जो होता है द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जाता है। फिर अगला दिया गया, तेल तथा जल को उनके मिश्रण से अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। याद रखिएगा, तेल तथा जल को उनके मिश्रण से अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा उसे अलग किया जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, आदर्श गैसों के गुणों को सैद्धांतिक व्याख्या करने के लिए बर्नौली 1738 ईस्वी में गैसों के गति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन पूछा गया है कि गैसों के गति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। यह जो दिया गया था बर्नौली के द्वारा 1738 ईस्वी में दिया गया था, जिसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आदर्श गैस के गुणों के सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, दिया गया कि स्थिर दाब पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का आयतन ताप के प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने या घटने पर उसके 0 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले आयतन का 1/273वां भाग क्रमशः बढ़ता या घटता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि द्रव की कठोरता उसमें खरोंच की प्रतिरोधकता क्षमता पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, द्रव की कठोरता जो है किस पर निर्भर करता है, यह जो करता है उसमें खरोंच का प्रतिरोधकता क्षमता पर निर्भर करता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि हेनरी नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलीयता द्रव अवस्था में विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैसों के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। याद रखिए क्या होता है, तो यह समानुपातिक होता है। आगे देख लेते हैं, द्रव द्रव विलयनों को राउंड नियम के आधार पर आदर्श एवं अनादर्श विलयनों में वर्गीकृत किया जाता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया, कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बनाया जाता है। वही विलयन पदार्थ की तरह के घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में करता है उसे परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। फिर आगे देख लेते हैं जो कि अगला पॉइंट जो सब्जेक्ट दिया गया, टॉपिक दिया गया कि परमाणु संरचना और बंध, इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया तो देख लेते हैं। इसका सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर संगठन के नियम तथा गुणिक अनुपात के नियम का सफलतापूर्वक व्याख्या की गई है। फिर आगे देख लेते हैं, दिया गया है गैसों के विद्युत विसर्जन को सिर्फ निम्न दाब एवं उच्च विभव पर प्रक्षेपित किया जाता है। याद रखिएगा, गैसों में विद्युत विसर्जन जो होता है उसमें सिर्फ निम्न दाब और उच्च विभव पर प्रक्षेपित किया जाता है। फिर अगला दिया गया, थॉमसन को सन 1906 में भौतिक के गैसों के विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक और प्रायोगिक जांच के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, इन्हें कब नोबेल पुरस्कार किसके लिए सम्मानित किया गया था, तो थॉमसन को 1906 में भौतिक में गैसों के विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक और प्रौद्योगिकी जांच के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला देख लेते हैं जो कि पॉइंट दिया गया कि हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा उसके स्पेक्ट्रम के सामान्य लक्षणों की पहली मात्रात्मक व्याख्या नील्स बोर ने सन 1913 में की थी। फिर अगला दिया गया, क्वांटम यांत्रिक के मूल समीकरण थ्रेंजिंडर द्वारा प्रतिपादित किया गया। वही अगला पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया कि आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों अग्नेय क्रिया कोष के आकार तथा उसमें उपस्थित कक्ष की आकृति जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है पर निर्भर करता है। क्वेश्चन पूछ देगा यह किस पर निर्भर करता है, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो होता है यह दोनों अनियोग्य क्रियाएं कोष के आकार तथा उसमें उपस्थित कक्षक की आकृति पर निर्भर करता है। फिर आगे देख लेते हैं जो कि पॉइंट दिया गया कि एक कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। याद रखिएगा, एक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं,
तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की पृथक्करण विपरीत होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, फिर अगला पॉइंट दिया गया है कि परमाणु में धन आवेश से युक्त कणों की अस्तित्व का प्रमाण गोल्डस्टीन ने दिया था। फिर देख लेते हैं जो कि अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो कि IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है, जो कि यह IPAC का फुल नेम भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। फिर यह जो एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो कि इसमें तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों की स्वीकृति प्रदान करता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि द्विगांशी क्वांटम संख्या से किसी कक्षा की आकृति के सिद्धांत में जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात यह उप ऊर्जा स्तर उपकोष को प्रदर्शित करता है। फिर आगे देख लेते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था या निरंतर ऊर्जा स्तर से वापस आता है तो अवशोषित ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बाहर निकलता है। आगे देख लेते हैं, वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक दूषित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होता है। याद रखिएगा, वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक दूषित या जलीय विलयन की अवस्था में क्या होता है, तो विद्युत के सुचालक हो जाता है। फिर आगे देख लेते हैं, सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमानांक और क्वथनांक प्रायः निम्न होता है। याद रखिएगा, सहसंयोजक यौगिक जो होता है उसका द्रव्यमानांक और क्वथनांक जो होता है प्रायः क्या होता है, तो निम्न होता है। फिर धातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके मुख्यतः आयनिक यौगिक बनाते हैं। याद रखिएगा, धातु और अधातु परस्पर जब अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो यह आयनिक यौगिक बनाते हैं। फिर आगे देख लेते हैं जो कि पॉइंट दिया गया है कि हाइड्रोजन आवंध का परिणाम यौगिक के भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। फिर अगला देख लेते हैं, अगला जो टॉपिक दिया गया है इसमें रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है। रासायनिक अभिक्रिया से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया कि असमानुपात अभिक्रिया से सक्रिय पदार्थ की एक तत्व कम से कम 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करता है। याद रखिएगा, असमानुपात जो होता है अभिक्रिया, इसमें सक्रिय पदार्थ की एक तत्व कम से कम 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करता है। फिर आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एल्डिहाइड या उसी को हम लोग कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं, जो कि इसका सूत्र क्या होता है, तो HCN होता है, जो कि यह अभिक्रित होकर संगत साइनोहाइड्रीन बनता है। याद रखिएगा। तथा आगे देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में वियोजित होकर कार्बोसिलेट ऋणात्मक तथा हाइड्रोनियम आयन देते हैं, जो कि अनुवाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। फिर अगला देख लेते हैं जो कि अगला पॉइंट दिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल खनिज अम्लों से दुर्बल होता है परंतु एल्कोहल एवं उनके सरल फिनोन से प्रबल होता है। याद रखिएगा, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है यह खनिज अम्लों से दुर्बल होता है, मतलब कमजोर होता है, लेकिन यही एल्कोहल एवं अनेक सरल जो फिनोल होता है उससे क्या होता है, तो स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग दुगनी वृद्धि होती है। याद रखिए क्या होता है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि होती है तो उसमें वेग जो होता है स्थिरांक में लगभग दुगनी वृद्धि हो जाती है। फिर आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि वायु की अनुपस्थिति में कोयले को ऊष्मा देने पर उसमें कोक अलंकार और कोल गैस प्राप्त होता है। याद रखिएगा, वायु की अनुपस्थिति में जब कोयला को ऊष्मा देने पर क्या होता है, तो उससे कोक या अलकतरा या गैस कोल प्राप्त होता है। याद रखिएगा, उसमें मिस्टेक हो गया था। ये क्या क्या प्राप्त होता है, तो कोक होता है, अलकतरा होता है और कोल गैस की प्राप्ति होती है। फिर आगे देख लेते हैं, दिया गया लोहे के बर्तन में बियर पीने पर लौहमयता नामक रोग होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर लोहे के बर्तन में अगर कोई बियर पीता है तो उससे कौन सी रोग होगी, तो उससे जो रोग होता है वो लौहमयता रोग होता है, मतलब लोहे की मात्रा जो होता है उसमें अधिक हो जाती है, आयरन की मात्रा अधिक हो जाएगा। फिर अगला देगा, तुल्य अनुपात का नियम जो है रीचर ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन पूछ देगा कि तुल्य अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो यह जो किया गया था रीचर द्वारा। फिर अगला पॉइंट दिया गया, किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अगर कोई ताजा तेल है उसे ताजा के रूप में संरक्षित करके या सुरक्षित करके रखा जाए तो उसमें क्या कौन सी गैस मिलाया जाएगा, तो उसके लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देख लेते हैं जो कि अगला पॉइंट दिया गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के द्रव्यमान की अनस्वरता के सिद्धांत पर आधारित होता है। फिर आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एरोमेटिक एमिनो की अभिक्रियाशीलता को एसिनॉल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
फिर अगला देख लेते हैं, प्रतिकरणों की अवधारणा सर्वप्रथम पॉलीडिरेक ने 1928 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं, जो कि अगला दिया गया टॉपिक, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण से लगभग हमेशा एग्जामों में क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देख लेते हैं, ये टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जितना भी इसमें पॉइंट दिया गया एकदम इंपॉर्टेंट दिया गया, तो इस वजह से इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। ये देख लेते हैं, सबसे पहला इसका पॉइंट दिया गया है, जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सन 1865 ईस्वी में अष्टक नियम का विकसित किया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो यह जो दिया गया था जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था, जो कि कब दिया गया था, तो 1865 में दिया गया था। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि जब मेंडलीव की आवर्त सारणी प्रकाशित हुई तब गैल्विन तथा जर्मेनियम तत्वों की खोज नहीं हुआ था। याद रखिएगा, जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल की खोज किया था या अपना प्रकाशित किया था, उस समय गैलियम और जर्मेनियम का प्रयोग नहीं या इस तत्व की खोज नहीं हुआ था। फिर आगे पॉइंट देख लेते हैं, दिया गया कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि 47 कक्षों की भरना सीरियम की शुरू होकर ल्यूटीशियम पर समाप्त होता है। याद रखिएगा, 47 कक्षों की भरना जो प्रक्रिया होता है, इसमें सीरियम से शुरू होता है और उसमें खत्म कहाँ होता है, तो ल्यूटीशियम पर समाप्त हो जाता है। इसे 47 आंतरिक संक्रमण श्रेणी को लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि लेंथेनाइड श्रेणी में किससे शुरुआत होकर किससे खत्म होता है, तो यह जो होता है सीरियम से स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ होता है, तो ल्यूटीशियम पे खत्म हो जाता है। फिर आगे देख लेते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व जो होते हैं रेडियोधर्मी होते हैं। याद रखिएगा, एक्टिनाइड श्रेणी जो होता है इसके तत्व कैसे होते हैं, तो यह रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। फिर आगे देख लेते हैं, धातुओं की धात्विक त्रिज्या का मान धात्विक क्रिस्टल में स्थित धातु कोरों की अंतरण नाभिकीय दूरी का आधा होता है। फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं, दिया गया कि आयनन इंथैल्पी का समानता किलो जूल प्रति मोल में इसकी इकाई में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि आयनन इंथैल्पी जो होता है उसका समानता इकाई क्या होता है, तो इसका इकाई जो होता है किलो जूल प्रति मोल होता है। फिर आगे देख लेते हैं, दिया गया CO एवं H2 के मिश्रण को वाटर गैस कहा जाता है। याद रखिएगा, वाटर गैस क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का जो मिश्रण होता है उसको क्या कहा जाता है, तो वाटर गैस कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि फ्रांसियम एक अति रेडियो सक्रिय तत्व है। क्वेश्चन पूछ देगा कि फ्रांसियम कैसा तत्व है, तो यह जो होता है एक अति रेडियो सक्रिय तत्व होता है। फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं, दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा यह धात्विक कार्बोनिक बनाता है। फिर अगला पॉइंट दिया है कि लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। याद रखिएगा, लेमिनेरिया शैवाल से क्या प्राप्त होता है, तो इसे आयोडीन की प्राप्ति किया जाता है। फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं, दिया गया कि अम्ल भास्म या क्षारक एवं लवण, इसके बारे में दिया गया है, जो कि एसिड बेस और साल्ट से ये दिया गया पॉइंट, तो जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक नंबर फिक्स रहता है। तो देख लेते हैं इसका जो टॉपिक दिया गया, पॉइंट दिया गया, देख लेते हैं। पहला देखिए, अम्लराज। अम्लराज जो होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि HCl और नाइट्रिक अम्ल जो कि इसे HNO3 होता है, इसका क्रमशः जो अनुपात होता है 3:1 के अनुपात में यह मिलाए जाते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया कि अम्लराज किसका किसका बना होता है। यह जो बना होता है HCl और HNO3 का बना होता है, जो कि HCl और HNO3 का यह कितने के अनुपात में मिलाया जाता है, तो 3:1 का मिश्रण होता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया, वर्षा का जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देगा कि कितने से कम होने पे अम्लीय वर्षा कहा जाता है वर्षा के जल को, तो यह जो कहा जाता है 5.6 से कम हो जाने पे। फिर आगे देख लेते हैं, एसिटिक अम्ल के विलयन में एसीटेट आयन को मिलाने पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घटती है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि अम्ल क्षारक के लवण विद्युत अपघटन होते हैं। याद रखिएगा, अम्ल क्षारक और लवण जो होते हैं या विद्युत अपघटन होते हैं। फिर आगे देख लेते हैं, जो कि सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजाइन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। याद रखिएगा, जल में अम्ल या क्षारक जब घुलने की प्रक्रिया होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसमें ऊष्माक्षेपी होती है। और यही क्वेश्चन अगला पॉइंट दिया गया है कि शुक्र ग्रह का वायुमंडलीय सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना हुआ है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शुक्र ग्रह पे कौन सा गैस पाया जाता है,
यह जो होता है या कौन सा एसिड पाया जाता है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि शुक्र ग्रह जो है इस पर कौन सा एसिड पाया जाता है। तो यह जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो कि उसी का मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना होता है। फिर अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि जल की अस्थायी खरापन दूर करने में सोडियम कार्बोनेट, जो कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जल की अस्थायी खरापन दूर करने के लिए उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, Na2CO3 का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि अनार्द्र CaCl2 प्रक्षवेद लवण है। याद रखिएगा, अनार्द्र जो होता है CaCl2, इसका याद रखिएगा, इसका भी रासायनिक सूत्र यह क्या होता है, तो प्रस्वेद लवण होता है। फिर आगे हम लोग जो देख लेते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है, जो कि टॉपिक दिया गया है धातु निष्कर्षण और मिश्र धातु। अगला जो टॉपिक, इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। देख लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट दिया गया है धातु कार्बोनिलों के धातु कार्बन उपबंधों को सिग्मा तथा पाई दोनों की अवबंधों के गुण द्वारा पाए जाते हैं। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया है AlZn, उसके बाद Pb में ऑक्साइड उभय धर्मी होते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि Al हो या Zn हो या Pb हो, इसमें क्या होता है, तो इसमें ऑक्साइड जो होता है उभय धर्मी होते हैं। फिर अगला देख लेते हैं, दिया गया कि जिस अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित उपद्रवों से भरी होती है, उसे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं, विद्युत अपघटन विधि द्वारा अशुद्ध तांबा को शुद्ध तांबा में परिवर्तित किया जाता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि Al त्रिबंध तत्व है। याद रखिएगा, Al क्या होता है, अल्युमिनियम क्या होता है, तो यह जो होता है त्रिबंध तत्व होता है। फिर आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया टाइटेनियम सामरिक महत्व की मानी जाती है। याद रखिएगा, टाइटेनियम जो होता है वो सामरिक महत्व की मानी जाती है। तथा अगला पॉइंट दिया गया है, किसी परमाणु के घनायन में परिवर्तित हो जाने पर तत्व की परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। फिर अगला देख लेते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। याद रखिएगा, सल्फ्यूरस अम्ल जो होता है यह क्या करता है, यह नीले लिटमस को यह क्या कर देता है, तो लाल कर देता है। फिर आगे देख लेते हैं, फ्यूरीन का निर्माण ग्रेफाइट के विद्युत अर्क में हीलियम ऑर्गन अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करके किया जाता है। जी, इसका क्या होता है, तो फ्लोरीन जो होता है इसकी संरचना जो होता है पिंजरा नुमा होता है। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लोरीन जो होता है इसकी संरचना कैसी होता है, तो इसकी संरचना जो होता है पिंजरा नुमा होता है। फिर आगे देख लेते हैं, ग्रेफीन अच्छी चालकता वाला द्विमीय पदार्थ है। याद रखिएगा, ग्रेफीन जो होता है अच्छी चालकता वाला द्विमीय पदार्थ हो जाए, जो कि एक शक्तिशाली पदार्थ है। इसका उपयोग टच स्क्रीन, LCD, LED के चालक पदार्थ के रूप में किया जाता है। फिर आगे देख लेते हैं, दिया गया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होता है मानव रक्त के होमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी होमोग्लोबिन नामक एक लाल पदार्थ बनाता है, जिसमें रक्त के में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। आगे देख लेते हैं, CO2 की जलीय विलयन कार्बोनिक अम्ल कहलाता है। याद रखिएगा, CO2 क्या होता है, तो जलीय विलयन कार्बोनिक अम्ल कहलाता है। वही अगला पॉइंट दिया गया कि जस्ता का निष्कर्षण मुख्यतः कैलेमाइन और जिंक ब्लेड अयस्कों से किया जाता है। फिर आगे देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तत्व और यौगिक से इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया कि यूरेनियम एवं प्लूटोनियम के ऑक्साइड का कार्बाइड का प्रयोग विखंडनीय पदार्थ के रूप में किया जाता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि सोडियम कार्बोनेट श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, जो डेकाहाइड्रेट, जो कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O के रूप में पाया जाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट श्वेत क्रिस्टलीय ठोस में, यह सोडियम कार्बोनेट जो होता है वह किस प्रकार का पाया जाता है, यह व्हाइट कलर का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के रूप में पाया जाता है, जो कि यह क्या होता है, तो यह डेका हाइड्रेट, जो कि Na2CA3 इंटू 10H2O के रूप में पाया जाता है। फिर आगे देख लेते हैं, दिया गया कि LiCl एवं MgCl2 इथेनॉल में विलेय होता है। याद रखिएगा, LiCl और MgCl2 जो है यह किस में विलेय होता है, तो यह जो होता है एथेनॉल में विलेय होता है। फिर आगे देख लेते हैं, जो कि अगला पॉइंट दिया गया कि अमलगम जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। याद रखिएगा, अमलगम जो होता है जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि मनुष्य द्वारा निर्मित दो महत्वपूर्ण सिलिकेट कांच तथा सीमेंट होता है। याद रखिएगा, मनुष्य द्वारा निर्मित दो जो महत्वपूर्ण सिलिकेट और कांच तथा सीमेंट होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि
वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का उत्सर्जन को कम करके अम्ल वर्षा को कम किया जा सकता है। फिर अगला देख लेते हैं, दिया गया कि पीने की पानी में नाइट्रेट की अधिकतम सीमा कितना होना चाहिए। तो यह जो होना चाहिए यह 50 ppm होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि प्लास्टिक अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन की उच्च ऑक्टेन दर होता है जिसमें लेड नहीं होता है तथा इसमें हरित ईंधन कहते हैं। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग लॉन्ड्री में कपड़ों का विरंजक के लिए किया जाता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि प्रोटीन लगभग 20 विभिन्न अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक हैं जो कि पेप्टाइड उपबंधों द्वारा जोड़े जाते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन किसका होता है, तो प्रोटीन जो होता है लगभग अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं जो कि पेप्टाइड उपबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। फिर आगे हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं जो कि ये इससे भी लगभग हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक से एकदम फिक्स रहता है, क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से ये देख लेते हैं इसका सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है C60 फ्लोरीन की आकृति फुटबॉल जैसी होती है। याद रखिएगा, फ्लोरीन जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है C60 जो कि इसकी आकृति कैसा होता है, तो एक फुटबॉल की आकृति जैसा होता है। फिर आगे देख लेते हैं, संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। याद रखिएगा, संतृप्त वसा जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि आयोडीन को एथिल एल्कोहल द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है। याद रखिएगा, आयोडीन के एथिल एल्कोहल द्रव को घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है। वही अगला पॉइंट जो दिया गया कि उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण अपमार्जक कहलाते हैं। फिर आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर बनाने वाले यौगिक एल्कोहल होते हैं। फिर अगला पॉइंट दिया गया, IUPAC प्रणाली द्वारा एसिटिलीन श्रेणी के यौगिकों को नामकरण करते समय संगत वाले एल्केन के नाम से एन अनुलंग हटाकर YNE जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, दिया गया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगशील अभिक्रिया देता है। याद रखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है योगशील अभिक्रिया देता है। वही एल्कीन मूलकन एल्केन से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, एल्कीन जो होता है वह मूलक किससे प्राप्त होता है, तो यह एल्केन से प्राप्त होता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया, संघनित सूत्र में कार्बन कार्बन के बीच बंध को रेखा माइनस द्वारा दर्शाया जाता है। फिर आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, खुली श्रृंखला वाले संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। याद रखिएगा, जो खुली श्रृंखला वाले संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वह यौगिक कहलाते हैं। याद रखिएगा, जो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त होता है और एक असंतृप्त होता है। जो कि संतृप्त जो होता है यह सिंगल बॉन्ड का होता है और असंतृप्त जो होता है ये दो टाइप ये भी होता है, एक डबल बॉन्ड होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो कि ये सिंगल बॉन्ड होता है इसे एल्केन कहा जाता है और डबल बॉन्ड जो होता है उसे एल्कीन कहा जाता है तथा यह ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एल्काइन कहा जाता है। याद रखिएगा, ये तीनों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका एक फार्मूला भी पूछ देता है कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला जो होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का इसका CnH2n+2 होता है। वही इसका क्या होता है, तो CnH2n होता है। वही इसका जो होता है ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है। तीनों का बस यही डिफरेंस होता है, इसमें प्लस हो जाता है +2, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें -2 होता है। इससे क्वेश्चन एक लगभग एग्जाम में पूछ देता है, इस वजह से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं जो कि अगला पॉइंट दिया गया, IUPAC प्रणाली में ईथर को एल्फा क्यूरेल्केन कहते हैं तथा अगला दिया गया, कमरे के ताप पर मिथाइल एल्कोहल और प्रोपेनॉल द्रव अवस्था में होता है। याद रखिएगा, कमरे के जो तापमान होता है उसमें मेथनॉल एथेनॉल और प्रोपेनॉल ये दोनों तीनों क्या होता है, तो द्रव अवस्था में होता है जो कि इसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। फिर अगला देख लेते हैं, दिया गया है एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम एसिटिक अम्ल है। याद रखिएगा, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या होता है, तो इसका एसिटिक अम्ल होता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि HCl अम्ल की तुलना में एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है। याद रखिएगा, HCl अम्ल की तुलना में एसिटिक अम्ल जो होता है एक दुर्बल कमजोर अम्ल होता है, कमजोर एसिड होता है। फिर आगे देख लेते हैं, पॉइंट दिया गया है ईस्टर यौगिक का उपयोग इत्र बनाने और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा, ईस्टर यौगिक जो होता है इसका उपयोग जो होता है इत्र बनाने या स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है।
फिर अगला पॉइंट दिया गया, प्रत्येक ग्लिसरॉल अणु 3 वसीय अम्ल से जुड़े होते हैं। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। याद रखिएगा, जो 6 से 8% अगर तनु एसिटिक अम्ल है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सिरका कहा जाता है। फिर आगे पॉइंट देख लेते हैं, दिया गया कि एल्केन अस्थाई और अक्रिय यौगिक होता है। याद रखिएगा, एल्केन जो होता है अस्थाई और अक्रिय यौगिक होता है। फिर एल्केइक और उसके बाद एस्टिरिक और पीमिटिक वसीय अम्ल होता है। फिर अगला दिया गया, बेंजीन में 12 परमाणु होते हैं। याद रखिएगा, बेंजीन में कितने परमाणु होते हैं, तो 12 होते हैं। फिर अगला पॉइंट दिया गया है, किसी समजात श्रेणी के दो क्रमगत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहता है। याद रखिएगा, इतना ही रखते हैं। ये इसका अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और आप नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे या किस टॉपिक से आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके आप लोग बताइएगा जरूर। उस टॉपिक पे वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।